नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप द्विवेदी आपका हिंदी विषय का शिक्षक। छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य विचार पढ़ाऊंगा। उससे पहले छात्रों, आप सभी का लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छात्रों, आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। आज की कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य विचार, जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य की परिभाषा एवं उसके भेद। तो छात्रों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि छात्रों आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं वाक्य विचार, जिसमें मैंने आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ाया था। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य की परिभाषा, छात्रों आप सभी को पता है वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य विचार है। तो छात्रों, हमने परिभाषा को पढ़ी। परिभाषा पढ़कर हमें यह ज्ञान होता है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका एक ऐसा समूह होता है जो व्यवस्थित अर्थ और अपने आप को व्यवस्थित रूप में रखता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा को समझ लेते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। वाक्य की परिभाषा से 3 बातें निकल कर आती हैं। कौन कौन सी 3 बातें निकल कर आती हैं? सार्थक शब्दों का समूह वाक्य होता है, व्यवस्थित अर्थ देने वाला हो और अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करें। छात्रों, अब हम उदाहरण के द्वारा वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। योगाद्या पाठ पढ़ रही है, तो इस सार्थक शब्दों का समूह है इस पहले उदाहरण में। दूसरा उदाहरण है रसज्ञ विद्यालय जा रहा है। यह वाक्य एक व्यवस्थित अर्थ दे रहा है कि रसज्ञ जो छात्र है वह विद्यालय जा रहा है। तीसरा उदाहरण है दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी। इस अर्थ के आधार पर संकेत वाक्य कर रहा है, जिससे पता चलता है कि दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी। अब छात्रों पढ़ते हैं वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य किससे मिलकर बना होता है। वाक्य के छात्रों 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसे भी आपने अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ा होगा। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जिसके विषय में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। छात्रों देखिए, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय हमने वाक्य को अलग अलग करके लिखा है। रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, ये एक वाक्य है। अब इसमें देखेंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो यहाँ पर जो कार्य करने वाला जो होता है व्यक्ति या कर्ता, वही उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? रसज्ञ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर रसज्ञ उद्देश्य हो जाएगा, और रसज्ञ क्या कर रहा है? रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, तो वह विधेय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्वाति खाना बना रही है। इसमें खाना कौन बना रहा है? स्वाति, इसलिए स्वाति उद्देश्य हो जाएगा। स्वाति क्या कार्य कर रही है? स्वाति खाना बना रही है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को समझा है। छात्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वाक्य के भेद, वाक्यों का विभाजन। तो छात्रों,
पूर्व की कक्षा में भी यार आप पढ़कर आए हो कि वाक्यों का विभाजन दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही दिए गए हैं। तो आज की कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य पर चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य की चर्चा अगली कक्षा अर्थात जब आप लोग कक्षा 10वीं में आएंगे तब आप लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं वाक्यों का विभाजन। तो वाक्यों का विभाजन दो आधारों पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य कितने भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिन वाक्यों में अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो, अर्थात जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका कोई एक अर्थ निकले, तो उसे हम कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। उसे क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य। यहाँ पर छात्रों मैंने रचना के आधार पर भी उसकी परिभाषा दे के रखी है। जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अवयव या समुच्चय बोधक अवयव या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाए उसे हम रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर दिया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य यहाँ पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब छात्रों एक एक करके सभी भेद की परिभाषा उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है, तो क्रिया के होने का पता चल रहा है। वह विद्यालय जा रहा है, इसका भी पता चल रहा है। राम ने रावण को मारा, ये सूचना भी हमें पता है कि राम ने रावण को मारा, किसी और ने नहीं मारा बल्कि राम ने ही मारा। यदि ये यहाँ पर होता लक्ष्मण ने रावण को मारा तो ये विधानवाचक वाक्य नहीं होता, क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है ना। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रमेश क्या कर रहे हो, यह कार्य किसने किया, युगाद्या तुमने कितने दोहे याद कर लिए हैं आदि। जिन वाक्यों से किसी के प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। छात्रों, आप समझ रहे होंगे। अगला है निषेधवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? मत, न और नहीं जैसे शब्द आते हैं वाक्यों में प्रायः। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जब आप इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ते हैं तो उसमें किसी कार्य के न होने का भाव स्पष्ट होता हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे उसने खाना नहीं खाया, पता चल रहा है कि खाना नहीं खाया, ठीक है ना, खाना नहीं खाया ये भाव का पता चल रहा है, तो यहाँ पर ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। वह प्रतिदिन घूमने नहीं जाता है, ठीक है, वह प्रतिदिन घूमने नहीं, ये नहीं आ गया। देखिए, तुम खेलने मत जाओ, तो ये मत आ गया। तो यहाँ नकारात्मकता का
निषेध का जहाँ भाव स्पष्ट हो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है छात्रों आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से समझ गए होंगे, आदेश बोधक वाक्य जिससे आदेश का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण समझते हैं, बड़ों का सम्मान करो, ये उपदेश हो गया इसमें। ठीक है, इसमें उपदेश का पता चल रहा है। इसमें किसका पता चल रहा है? उपदेश का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर उपदेश का पता चलता है, बड़ों का सम्मान करो। बाजार जाकर फल ले आओ, तो यहाँ पर आज्ञा का पता चल रहा है। मोहन तुम यहीं बैठकर पढ़ो, ये भी आज्ञा का पता चल रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब है अगला संदेहवाचक वाक्य। पहचान, हो सकता है, आशा है, शायद। जहाँ पर जिस कार्य में संदेह हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य। कैसे? परिभाषा समझते हैं। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, हो सकता है वह आज आ जाए, शायद आज मेरा दोस्त आए, संभावना है कि कल छुट्टी हो। तो इस प्रकार की जहाँ पर संदेह हो या संभावना व्यक्त होती हो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है छात्रों। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। सफल कब होगा? जब वह परिश्रम करेगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। कब अच्छा होता? जब पिताजी आते। उतना ही खाओ जितना पचा सको। कितना खाओ? जितना पचा सको। तो एक जो क्रिया होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से पता चलता हो कि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है। अगला है छात्रों विस्मयवाचक वाक्य। पहचान, छी, वाह, शाबाश, हाय, हे राम आदि ये विस्मय सूचक शब्द जहाँ पर भी मिले वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। जब आप किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हो ना तो आप प्रसन्न हो जाते हो और मुख से वाह निकल जाता है, तो वाह विस्मय को व्यक्त करता है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो शिक्षक के द्वारा आपको शाबाशी मिलती है ना। अगला है छी, यहाँ तो बदबू ही बदबू है। जब कोई बदबू फैली रहती है ना वातावरण में तो वहाँ से जो भाव व्यक्त होता है वह भी विस्मयवाचक वाक्य को की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर छात्रों उदाहरण से हमने विस्मयवाचक वाक्य को समझा है। इस प्रकार से छात्रों हमने अर्थ के आधार पर वाक्य विचार को समझा, वाक्य विचार की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और उन भेदों के भेद की परिभाषा उदाहरण सहित समझी। छात्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार का विषय से संबंधित, शीर्षक से संबंधित डाउट हो या समस्या उत्पन्न होती हो तो अपनी समस्या रेखांकित करके अवगत करा सकते हैं। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। छात्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी इस कक्षा में जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।